हेलो फ्रेंड्स, हम पटवारी का जो 2021 के अंदर पेपर हुआ है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये हमारा 4th वीडियो है। टोटल मिला के 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे। 15 क्वेश्चन लगभग इसमें पूछे गए थे। एक पेपर में शायद 2 क्वेश्चन कम थे, मतलब एक में 13 थे, बाकी में 15 थे। वो सब क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं। अधीनस्थ बोर्ड ने ये एग्ज़ाम लिया था, तो आपको देखना ज़रूरी है कैसे क्वेश्चन उसने पूछे हैं। ये हमें हमारे एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे बेसिक अनुदेशक में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ डायरेक्टली यूज्ड टू स्टोर यूज़र्स डेटा और प्रोग्राम। यूज़र को अगर कोई डेटा स्टोर करना है, कोई प्रोग्राम स्टोर करना है, तो वो डायरेक्टली कहाँ पे करता है? क्या वो रिसाइकल बिन में करता है, फाइल में करता है, फोल्डर में करता है, या फिर नन ऑफ दी अबव? अब ये क्वेश्चन आप खुद ही बता दो, क्योंकि आजकल ऐसा कोई नहीं है जो कंप्यूटर यूज़ नहीं करता, और लगभग हम सबके पास फ़ोन अवेलेबल हैं, तभी हम इस वीडियो को देख पा रहे हैं। हम जो डायरेक्टली हमारा डेटा स्टोर करते हैं वो हम करते हैं फ़ोल्डर के अंदर सेव। आप अपने कंप्यूटर में अगर कोई भी फाइल को डिलीट करते हो नॉर्मल डिलीट बटन से, या फिर राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन में जाके अगर आप डिलीट करते हो, वो फाइल थोड़ी टेम्परेरी स्टोरेज के लिए चला जाता है रिसाइकल बिन में। ये आपको ध्यान रखना है। डिलीट की गई फाइल्स रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाती है। अगर आपने वो गलती से करी है तो आप रिसाइकल बिन में जाके उसे दोबारा से रीस्टोर कर सकते हो। रीस्टोर की गई फाइल वापस से उसी फोल्डर में जाके सेव हो जाएगी, अपनी सेम जगह पे जहाँ पे वो रखी हुई थी। और अगर आप किसी फाइल को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो आपके पास एक शॉर्टकट की है, शिफ्ट बटन के साथ में आप डिलीट की को प्रेस करोगे, वो फाइल आपकी रिसाइकल बिन में नहीं जाती, वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना शॉर्टकट की, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में भी आएंगी। यहाँ पे ये परमानेंटली डिलीट करने के लिए किसी फाइल को कमांड यूज़ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS वर्ड? अब ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपसे, जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है बेसिक अनुदेशक के लिए, उसमें आपको ये क्वेश्चन दिखाया हुआ है। तो वर्ड के अंदर, MS वर्ड के अंदर अगर आप देखो मैक्सिमम जूम हम कितना कर सकते हैं, वो होता है 500। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये हमें कंफ्यूज भी करता है 400 के साथ में। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, करेक्ट आंसर हो जाएगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर? यहाँ पे वर्ड जो प्रोसेसर होते हैं उनके एग्जाम्पल हमसे पूछा गया है। वर्ड मतलब जिसमें हम वर्ड लिखते हैं और उसे प्रोसेस करते हैं, उसमें कोई डिज़ाइन देते हैं, वर्ड से हम नोट्स बना लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो हम अभी तक हर वीडियो में मे बी हमने डिस्कशन किया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुद वर्ड प्रोसेसर होता है। और एक नाम आपने सुना नहीं होगा, बट वर्ड परफेक्ट भी एक वर्ड प्रोसेसर होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों ही हमारे वर्ड प्रोसेसर के एग्जाम्पल हैं। अपने आप में वर्ड प्रोसेसर क्या होते हैं? तो ये होते हैं एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिन्हें हमें डाउनलोड करना पड़ता है अगर हमें इनको यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 4, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 अ सिंगल फाइल और डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड ए। अब आपको ये MS एक्सेल से और बहुत सारे पीछे आपने ये पटवारी वाली सीरीज़ में पूरे देखे होंगे, कुछ क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। जैसे MS एक्सेल से ही एक पेपर जो हुआ था उसमें एक्सटेंशन पूछ लिया, दूसरे में इन्होंने सिंगल फाइल के बारे में पूछ लिया। यहाँ पे क्या पूछा है? एक्सेल में मैंने आपको ये बताया था, जब भी आप एक्सेल को खोलोगे तो आपको यहाँ पे नीचे 3 शीट मिलती है बाय डिफ़ॉल्ट। इनका नाम क्या होता है? शीट 1, नंबर 2 पे होती है शीट 2, और नंबर 3 पे होती है शीट 3। कई बार इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम भी पूछ लिया जाता है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है शीट 1, 2, 3। अब आप इन तीनों शीट को यूज़ करना चाहो तो प्रत्येक शीट के अंदर आपको क्या दिखेगा? आपको ऐसे रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन मिलेंगे। ठीक है, आप इसमें अपनी टेबल बनाओ, डेटा रखो, स्टूडेंट का टेबल रखो, आप अपने बिजनेस का रिकॉर्ड रखो, जो भी चीज़ आपको रखनी है आप इसमें एक्सेल में रख सकते हो। एक शीट आपकी फिल हो जाएगी तो आप दूसरी शीट को ले लेना, फिर वो आपको बिल्कुल ब्लैंक मिलेगी, उसमें भी आप डेटा फिल करना। अगर ये भी पूरी फुल हो जाए तो आप क्या करना, शीट नंबर 3 लेकर डेटा उसमें रख लेना। अब अगर आपको और डेटा रखना है तो एक यहाँ पे बटन होता है प्लस का, जिसे आप और शीट इंसर्ट कर सकते हो, या फिर आप इस शीट को डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है,
यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, ये जो एक सिंगल फाइल होती है जो आपने MS एक्सेल खोली है और या फिर एक डॉक्यूमेंट है, इसे आप क्या बोलोगे, इस पूरे के बारे में बात की जा रही है। आप एक बार जब भी फाइल खोलोगे बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये तीनों शीट उसके अंदर मिलती ही हैं, इसलिए इसे हम ये भी बोलते हैं कि स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, MS एक्सेल भी बोलते हैं, और इस पूरी कंप्लीट को हम बोलते हैं वर्कबुक। पर्टिकुलर इस एक शीट की बात करें तो इसके साथ में ये सारा डेटा खुला हुआ होगा, इसे बोला जाता है शीट 1। एक होती है शीट 2, फिर शीट 3, फिर शीट 4, शीट 5, अलग अलग शीट होती हैं। इस वजह से इस सॉफ्टवेयर को हम स्प्रेड शीट भी बोलते हैं। और पूरी की पूरी फाइल की अगर हम बात करें जिसमें तीनों शीट इन्वॉल्व होती हैं, उसे बोला जाता है वर्कबुक। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि जब भी आप फाइल MS एक्सेल 2007 के अंदर एक एक्सेल फाइल या डॉक्यूमेंट को क्या बोलोगे, उसे बोला जाएगा वर्कबुक। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लोडेड फर्स्ट इनटू कंप्यूटर मेमोरी व्हेन अ कंप्यूटर इज पावर्ड ऑन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब भी आप इनमें से कौन सा एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सबसे पहली बात ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर जब ऑन होता है उस टाइम पे वो सबसे पहले मेमोरी में लोड होता है। मेमोरी का मतलब रैम में। जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करोगे तब ऐसा कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है। डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सिस्टम यूटिलिटीज़ और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के अंदर कहीं पे सेव होता है, और जब भी कंप्यूटर आप ऑन करोगे वो सबसे पहले लोड होता है रैम में। रैम में उसकी फ़िक्स जगह होती है, रैम में इतनी जगह पे ऑपरेटिंग सिस्टम ही रहेगा जब तक कंप्यूटर ऑन है। और ये जो टाइम लगता है इसको लोड होने में, इस टाइम को हम बोलते हैं बूटिंग टाइम। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आता है। और जितने भी सॉफ्टवेयर इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं ये सब के सब हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, मैंने इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपको अगर नहीं पता तो आप इसके बारे में देख सकते हो। डिवाइस ड्राइवर जैसे आपने कोई प्रिंटर नया लेके आए, उसके साथ में उसका खुद का एक कोड होता है, क्योंकि प्रिंटर एक अलग मशीन है और हमारा कंप्यूटर एक अलग मशीन है। तो कंप्यूटर के साथ में प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए एक प्रिंटर का प्री कोड हम इसमें इंस्टॉल करते हैं, तब हमारा कंप्यूटर इस प्रिंटर को हमेशा पहचानेगा कि हाँ अब मैं इस बंदे को जानता हूँ। जैसे होता है ना, हम भी किसी भी बंदे से मिलते हैं तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि आप कौन हो, या आप मुझसे रिलेटेड हो या नहीं हो, आपको मैं जानता हूँ या नहीं हूँ। और जब हम उसको जान जाते हैं, हम उसका नाम पहचान लेते हैं, उसके बाद वो हमें अगली बार जब भी मिलेगा तो हम उसको पहचान लेंगे। वैसे ही अगर कोई नई डिवाइस आप कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करोगे तो वो उसको पहचानेगा नहीं। आपको सबसे पहले उसका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद में वो कंप्यूटर उसको हमेशा पहचान लेगा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जैसे हमारी लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, मलयालम है, हमारी भाषा कंप्यूटर नहीं जानता, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ जानता है 0101 की लैंग्वेज। तो हमारी भाषा को 01 की भाषा में कन्वर्ट करने का काम होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या होती हैं, डीफ्रैगमेंटेशन करना, कंप्यूटर में जो फ्री स्पेस है उसे दूर करना, उसे हार्ड डिस्क में वापस से मिला लेना, कंप्यूटर में सिक्योरिटीज़ का ध्यान रखना, कोई वायरस वगैरह है उनका ध्यान रखना, ऑथेंटिकेशन को ध्यान में रखना, उसी बंदे को अलाउड करना जो पासवर्ड एग्जैक्ट लगाएं। तो ये सब होती हैं यूटिलिटीज़ जो सिर्फ कंप्यूटर के लिए ही बनाई जाती है। ठीक है, डिटेल के अंदर मैं आपको जो लिंक दूंगी आप उसमें देख लेना, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोड करने की ज़रूरत पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है। डीवीडी क्या होती है, इस तरीके से गोल होती है, 4 GB तक का डेटा ये स्टोर कर सकती है। मेमोरी कार्ड, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स होती हैं जो हमारी पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव के आगे यूएसबी पोर्ट लगा होता है
और इस USB पोर्ट से हम हमारे कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट पेन ड्राइव को कनेक्ट कर लेते हैं। सॉलिड स्टेट मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट के द्वारा बनाई गई जो मेमोरीज होती हैं उन्हें बोला जाता है सॉलिड स्टेट। स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क भी हम इंटीग्रेटेड सर्किट से बनाते हैं ताकि उसमें हम डेटा स्टोर कर पाएँ। तो USB फ्लैश ड्राइव एक तरह की सॉलिड स्टेट होती है। और मेमोरी कार्ड में आप ध्यान देना, एक छोटी सी आपको सिलिकॉन की चिप दिखेगी, वो भी IC है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, तो ये भी एक सॉलिड स्टेट है। बट DVD कैसी होती है? ऑप्टिकल डिवाइस होती है, गोल होती है, चमकीली होती है, ऑप्टिकल होती है ना। और रोम किस तरह की डिवाइस होती है? रोम होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसमें डेटा प्री फिक्स करके दे दिया जाता है। ये किसी भी तरह से सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस नहीं होती। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A जो है वो एग्जाम्पल नहीं है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स का। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से टिक कर लेना। यहाँ पे DVD रोम जो है वो हमारा एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइसेस सच एज मॉनिटर्स एंड प्रिंटर्स दैट कनेक्टेड टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड। वो डिवाइसेस कौन सी बोली है इसने डिवाइस? जैसे मॉनिटर और प्रिंटर, जब इनको कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर के साथ में तब इन डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? देखो, मॉनिटर से हमें पिक्चर्स बाहर दिखती हैं, ये एक हमारी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर से पेज बाहर आता है, हमें हार्ड कॉपी मिलती है, ये भी एक कैसी डिवाइस है? एक आउटपुट डिवाइस है। और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस या फिर वो डिवाइसेस जो बाहर से एक्सटर्नली हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करते हैं, उन डिवाइसेस को बोला जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस। जब आप एक्सटर्नली डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो कंप्यूटर के साथ में, वो कहलाती हैं आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। इनपुट डिवाइस तो बिल्कुल नहीं होता, और सिस्टम डिवाइसेस करके ऐसी कोई डिवाइस होती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है, मगर पूछने के तरीका अलग अलग है। लास्ट में आउटपुट डायरेक्ट नहीं पूछ के उसने पूछा पेरिफेरल डिवाइस कौन सी होती है। ठीक है, पेरिफेरल में ना आप एक्सटर्नली कनेक्टेड डिवाइसेस सारी की सारी पेरिफेरल होती हैं। अब इसमें है ना प्रिंटर भी आता है, और इसमें आपका कीबोर्ड भी आ जाएगा, मतलब इनपुट भी आ गया और आउटपुट भी आ गया, मॉनिटर भी आ गया। एक्सटर्नली आप कुछ भी कनेक्ट करोगे वो सब पेरिफेरल हैं। आपके स्पीकर हो गए जो आप कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करते हो, तो इन सब वर्ड्स का हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे जिसको पेरिफेरल का नहीं पता वो सोचेगा ये तो आउटपुट डिवाइस है, और यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो सकता है अगर हम नन ऑफ दी अबव पे टिक कर दें। यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट डिवाइस पूछी है तो हमें वही सेम तरीका, कीबोर्ड से हम डेटा कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करवाते हैं, ये एक इनपुट डिवाइस होती है। टच पैड मैंने आपको बताया था, लैपटॉप के अंदर जो आप फिंगर से कंट्रोल करते हो, फिंगर से आप क्या करते हो, एक टच पैड के ऊपर सारी इंस्ट्रक्शन देते हो। क्लिक करना है तो आप यहीं पे डबल क्लिक करते हो तो वो आपकी इंस्ट्रक्शन ले लेता है। ये होता है टच पैड जो कि लगा होता है लैपटॉप के अंदर। ये एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल स्कैनर, स्कैनर जो भी होगा वो फ़ोटो खींच के या फिर कोई साइन को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर ले जाएगा, वो एक इनपुट डिवाइस होती है। माउस पैड क्या होता है? आपने माउस देखा होगा। माउस कई बार क्या होता है, टेबल पे काम नहीं करता तो हम एक पैड लेके आते हैं और उस पैड के ऊपर उस माउस को अगर हम चलाएंगे तो वो चल जाता है। वो पैड कोई डिवाइस नहीं होती। तो यहाँ पे C ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, कि कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है, माउस पैड कोई डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर इन द प्रोग्राम। जब भी हम प्रोग्राम में कोई गलतियों का पता लगाते हैं, उसे सुधारते हैं, अगर हमें गलती मिली तो हम उसको क्या करेंगे, सही करेंगे। आपने कोई कोड लिखा, कोड सही से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो कोई गलत रिजल्ट दे रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको सही करोगे, उसको करेक्ट करोगे, उसको वापस से रन करके देखोगे। जब तक वो सही आंसर आपको नहीं देगा, आपको सही आउटपुट नहीं देगा, तब तक आप उसके अंदर करेक्शन करते रहोगे। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? इसे बोला जाता है डीबगिंग, ट्रांसलेटिंग
इंटरप्रेटिंग, कंपाइलिंग। ING जोड़ के देखो ये कितने सारे वर्ड बना सकता है। अगर आपको इन शब्दों का मतलब पता है तो आपको कभी कन्फ्यूज़न होगी ही नहीं। ट्रांसलेटिंग, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ये आपको समझ आ रहा होगा। ये तो दोनों, इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं ये, और ये होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूज़र की लैंग्वेज को 0101 की लैंग्वेज में चेंज करना, और चेंज करने के तरीके इन दोनों के अलग अलग होते हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है? एक एक लाइन को चेंज करता है, बल्कि कंपाइलर क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को, मान लेते हैं उसमें 100 लाइन का कोई कोड है, उस पूरे प्रोग्राम को एक साथ में 0101 की लैंग्वेज में चेंज करता है। तो एरर को फाइंड करना और उसको करेक्ट करने वाला काम जो है वो प्रोसेस कहलाती है डीबगिंग। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें आप थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखना, बग होती है कोई एरर। जब कोई एरर आ जाती है, जैसे आप एक वर्ड को जानते हो एरर मतलब कोई गलती हो जाना, उस एरर को ही कंप्यूटर की भाषा में बोला जाता है बग। और जब हम इस बग को दूर करते हैं, उसी प्रोसेस को कहते हैं डीबगिंग। ठीक है, अब इससे आपको 2 क्वेश्चन पता चल जाएंगे। अगर बग के बारे में पूछा जाता है तो होती है एरर, बग को दूर करना डीबगिंग प्रोसेस होती है। ये आप थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेगाबाइट इज़ एक्चुअली इक्वल टू किलोबाइट। डायरेक्ट हमसे मेमोरी के बारे में पूछा गया है, तो मेमोरी की एक छोटी सी हायरार्की मैं आपको बता देती हूँ। एक बिट का मतलब क्या होता है? या तो 0 या फिर 1। ये अपने आप में एक बिट है और ये भी अपने आप में एक बिट है। जब ऐसी 0101 करके आप 8 बिट का एक कॉम्बिनेशन बना देते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 0110 0101, ये टोटल 8 बिट है। इन 8 बिट से मिलके बनती है एक बाइट। ऐसी 1024 बाइट को मिला देते हो, तब हमारी कौन सी यूनिट बनती है? एक बनती है किलोबाइट। और जब आप 1024 किलोबाइट को मिला देते हो, तब बनता है एक मेगाबाइट। इसको MB भी बोला जाता है और इसे KB भी बोला जाता है। यहाँ पे पूछा गया है एक मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर है? तो 1024 किलोबाइट के बराबर है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा है तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।